जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हों, पहली बार विजिट कर रहे हों, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी वीडियो उनके सामने होगा, जो वीडियो देखेंगे उसे पूरा देखेंगे, तभी शायद आप कुछ समझ पाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे उसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे। बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलेंगे, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी वीडियो यहाँ से डाउनलोड किए जाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं, क्या और सही करना है। तो आप लोगों की जो सुझाव होगा उसको फॉलो किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे जो है आप लोगों को पढ़ने में आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। आज हम लोग जो है जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आज 5 फरवरी है, बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती जी का पूजन है। तो क्यों ना हम लोग जो है बस माँ सरस्वती जी के वंदना से ही इस पाठ को शुरुआत करें, इस सेशन को शुरुआत करें, क्योंकि उन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। हम सभी छात्र जीवन में जो है वो बड़ी उपयोगी हैं। हम लोग जो है उन्हीं की वंदना से जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो माँ सरस्वती हम सभी के दिलों में वास करती हैं। तो माँ सरस्वती की छोटी सी वंदना से जो है हम लोग आज क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो है। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। जय माँ सरस्वती जी। मित्रों, आज हम लोग जो सेशन को पढ़ेंगे वो है शब्द। और हम लोग जो है कई दिनों से लगभग शब्द को ही पढ़ रहे हैं। शब्द का जो पहला भेद था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा था जो दूसरा भाग, जो दूसरा भेद था वो था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को भी हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग तीसरे पड़ाव पर पहुँचे हैं, जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। जो क्या है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो हम लोग देखेंगे आज रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, हम लोग आज उसी तीनों पर चर्चा करेंगे। और जो लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे जो है, वो लोग जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो 3 भेद होते हैं उनको कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हल कर पाएंगे, कैसे हम तीनों का अंतर निकाल पाएंगे। तीनों का अंतर आज हम लोग आपको बताएंगे। वो ये होता है कि जो 3 भेद होते हैं, पहला भेद हमारा होता है वो होता है रूढ़ शब्द। वो क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। जो दूसरा हमारा होता है वो होता है यौगिक शब्द। कौन सा, यौगिक
शब्द। और जो हमारा तीसरा है भेद, उसको कहते हैं हम लोग योग ऋण शब्द। कौन सा? योग ऋण शब्द। ये हमारे 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर अगर हम कहें तो यही हमारे 3 भेद होते हैं। परीक्षा में शब्द देगा और ऑप्शन रहेगा कि ये शब्द जो है रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। तो हम उन शब्दों को कैसे पहचान करेंगे, कैसे हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि शब्द कौन सा है। तो परीक्षा में जिस तरह से पूछा जाएगा हम लोग उसी तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि अब इसके बाद अगर किसी भी परीक्षा में अगर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द से प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें हमारा गलत ना हो, हम उसको सही करके आएँ और जो भी नंबर निर्धारित है उस नंबर को हम अचीव कर पाएँ। तो आइए हम आज बताएंगे आप लोगों को कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनका खंड ना हो, जिन शब्दों का खंड ना हो। अगर हम लोग उसका खंड भी कर दें और खंड करेंगे तो जो है दोनों का अर्थ अस्पष्ट ना होगा, यानी 2 भाग होगा, दोनों भागों में से किसी एक भाग का हो सकता है कि अर्थ निकल जाए लेकिन दूसरे का नहीं आएगा। हो सकता है कि दोनों का निकले ना निकले, और हो सकता है कि पहले का निकल जाए दूसरे का निकल जाए। जैसे हम आपको बताएंगे भाई, मान लीजिए यहाँ पर कोई शब्द अभी हम रखेंगे और शब्द को जो है 2 भागों हम बांटेंगे। 2 भागों में बांटेंगे, पहला भाग हमारा ए, दूसरा भाग हमारा क्या होगा? बी होगा। कोई शब्द होगा जब उसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 भागों में बट जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि जो 2 भागों में तोड़े गए हैं तो इसका कुछ अर्थ निकला कि नहीं। तो शायद इसका अर्थ निकल जाए परंतु इसका अर्थ नहीं निकलेगा, या हो सके कि जो पहला वाला शब्द था उसका अर्थ ना निकले और दूसरे का अर्थ निकल जाए, या हो सकता है कि पहले का भी अर्थ ना निकले और दूसरे का भी अर्थ ना निकले। तब हम समझ जाएंगे, यानी ऐसा शब्द जिसको 2 भागों में बांटा गया और बांटने के बाद दोनों में से किसी एक साइड का अर्थ नहीं निकल रहा है या तो दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है, उसे ही हम क्या करेंगे? उसे ही हम रूढ़ शब्द कहेंगे। और दूसरा जो हमारा होगा उसके ये रूल्स होंगे। शब्द आपके पास मान लीजिए कोई शब्द होगा, उन शब्दों को हम जो है 2 भागों में बांटेंगे, जैसे हम लोगों ने रूढ़ शब्द को बांटा है। यहाँ पे शब्द होगा हमारा ए और यहाँ पर शब्द हमारा होगा बी। अब मान लीजिए शब्द ए और शब्द बी हमारे पास है, तो इसमें क्या होगा? यौगिक शब्द में पहले शब्द का अर्थ निकल जाएगा और दूसरे का भी अर्थ निकल जाएगा। तो देखेंगे इससे ये भिन्न है कि नहीं। इसमें हम देख रहे कहीं ना कहीं दोनों साइड में से किसी न किसी तरफ नकारात्मक है, यानी किसी साइड जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। जब भाई हमने एक शब्द को 2 भागों में बांटा तो दोनों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर किसी भी तरफ नहीं निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो शब्द रूढ़ है। लेकिन अगर दोनों साइड का अर्थ निकल रहा है, यानी ए का भी कुछ अर्थ निकला और बी का भी कुछ अर्थ निकला और दोनों जोड़ने के बाद यही जो शब्द था उसी का अर्थ दे रहा है, यानी वही अर्थ दे रहा है जब हम लोग दोनों को तोड़े हैं तब, तो उसे कहेंगे हम यौगिक शब्द। अब तीसरा हम देखेंगे जो हमारा योग रूढ़ शब्द है, इसकी क्या कंडीशन होगी। इसकी भी कंडीशन ये होगी कि इसमें भी हम लोग जो है 2 भागों में शब्द को तोड़ेंगे, और जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो शब्द टूटेगा हमारा ए और बी में। तो देखेंगे इनका भी अर्थ निकल रहा है और बी का भी अर्थ निकल रहा है, यानी ए और बी दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो भाई दोनों देख रहे हैं समान तरीके से हो गया। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया, दोनों का अर्थ निकला। इनको भी 2 भागों में बांटा गया, दोनों का अर्थ निकला। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इनको जब 2 भागों में बांटा गया तो जो अर्थ ये लोग दे रहे हैं वही इसका भी अर्थ होता है। लेकिन यहाँ जब हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये जो अर्थ दे रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कोई तीसरा अर्थ निकलता है जिसको हम कहेंगे ये सी है। क्या है? सी। शब्द जो यहाँ पर था ना, उसको जब 2 भागों हम लोगों ने बांटा और जब दोनों को अर्थ निकालने लगा तो दोनों का अर्थ मिलाने के बाद कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। अब देखेंगे तीनों का मैप अलग अलग हो गया है, इसीलिए ये तीनों 3 तरह से हैं। पहला हमारा रूढ़ शब्द होगा जिसमें किसी न किसी तरफ नकारात्मक, यानी किसी न किसी तरफ
अर्थ नहीं निकलेगा, या तो दोनों तरफ नहीं निकलेगा। दूसरा हमारा होगा दोनों साइड अर्थ निकलेगा दोनों शब्दों का, और जो अर्थ निकलेगा वही जो शब्द हमारा होगा उसका भी अर्थ वही होगा। तीसरा हमारा जो योगरूढ़ शब्द है, इसको जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो कोई तीसरा होता है, और जो तीसरा अर्थ निकलेगा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, ये इस शब्द का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, यानी इन शब्द का पर्यायवाची ये होगा, इसका पर्यायवाची शब्द ये होगा। अभी हम आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। अब हम आपको सेम यही कंडीशन, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझाने के लिए था। अभी हम सेम चीज़ आपको इन्हीं उदाहरणों पे हम जो है आपको एक नए नए एग्जाम्पल बताएंगे। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि ये समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए काम आ जाए। अब हम आपको ये चीज़ मिटा रहे हैं, और इन्हीं के आगे नीचे अब हम आपको शब्दों को लिखेंगे, और शब्द को आप देख पाएंगे कि जिस तरह से हमने दो भागों में तोड़ा था जो है, और उसी तरह से हम तोड़ेंगे और आप पहचान जाओगे कि हाँ सर ये रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द है, और ये योगरूढ़ शब्द है। जैसे शब्द हमारे पास एक शब्द है चावल, शब्द क्या हमारे पास चावल शब्द है। इस चावल शब्द को हम दो भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। एक शब्द, एक हमारा ए होगा, ए हमारा बी होगा, और ए और बी की जगह पर हम क्या करेंगे, शब्द को तोड़ करके रखेंगे। अब यहाँ बल्कि ए और बी नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, यहाँ पर उस शब्द को रखेंगे। अब दो भागों में तोड़ेंगे शब्द को, तो क्या शब्द हो सकता है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं चा प्लस वल में तोड़ सकते हैं, या तो आप कहेंगे नहीं सर पहले आप यहाँ तोड़िए चाव और प्लस ला, इस तरह से भी टूट सकता है। या तो कहेंगे नहीं सर अभी एक तरीके से और टूट सकता है, जैसे हम कहें चा प्लस आवल। ठीक, तीनों तरीके से देखिए हमने तोड़ दिया है। अब देखेंगे किनका अर्थ निकला और किसका अर्थ नहीं निकला। देखिए चा माने क्या होता है और वल माने क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलाना है, ना तो इनका अर्थ निकला ना तो इनका अर्थ निकला। चाव माने चालाक होता है, इसका तो अर्थ निकल गया लेकिन इसका अर्थ नहीं निकला। अब चा माने क्या होता है, कुछ नहीं। आवल माने क्या होता है, कुछ नहीं। यानी हम देख रहे हैं, यही हमने पहले बताया था, जो हमारा रूढ़ शब्द होगा जब इनको हम दो भागों में बांटेंगे तो किसी ना किसी तरफ का अर्थ नहीं निकलेगा, या तो दोनों साइड का अर्थ नहीं निकलेगा, उसे ही हम कहेंगे रूढ़ शब्द। शब्द हमारे सामने ऐसे होगा तो हम पहचान कैसे करेंगे, उन शब्दों को दो भागों में बांटेंगे और फिर उनका अर्थ देखेंगे। अगर किसी भी साइड अर्थ नहीं निकला तो पहचान जाएंगे रूढ़ शब्द है। अगर दोनों साइड का अर्थ निकल गया और वही अर्थ निकला जो शब्द का अर्थ होता है तो हम कहेंगे यौगिक शब्द है। लेकिन जब दोनों अर्थ निकलेगा तोड़ने के बाद कोई तीसरा अर्थ निकलेगा तो हम कहेंगे क्या है, वो योगरूढ़ शब्द है। जैसे एक शब्द हम और लेते हैं रूढ़ शब्द का, शब्द जैसे आपके सामने है किरण, शब्द क्या आपके सामने है किरण शब्द है। इस किरण शब्द को हम दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांटेंगे तो एक साइड लिखेंगे की, दूसरी साइड लिखेंगे रण। या फिर कहेंगे नहीं सर इस तरह से नहीं, हम और तरीके से तोड़ेंगे, तो आप तोड़ सकते हैं किर प्लस ड़ा। ठीक, आप तोड़ने के बाद जरा बताइए क्या अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पर की का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और रण माने क्या होता है, भूमि, रणभूमि युद्ध होता है। क्या किरण माने होता क्या है, किरण माने होता है प्रकाश, उजाला होता है, रोशनी होती है। लेकिन देखो यहाँ पर रण माने क्या निकल रहा है, युद्ध भूमि, युद्ध। तो आपका ये अर्थ मैच नहीं कर रहा है। किर का कोई अर्थ नहीं होता, ड़ा का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इस किरण शब्द को हम क्या मानेंगे, ये शब्द क्या हमारा है, ये रूढ़ शब्द है। तो आई होप कि आप सब लोग इस रूढ़ शब्द को आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी परीक्षा में अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं आप उसका खंड करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद आप दोनों का अर्थ निकालेंगे। अगर दोनों का अर्थ नहीं निकला, वही अर्थ निकलना चाहिए जो शब्द का अर्थ है। अब किरण माने रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उजाला होता है, तो दोनों को तोड़ने के बाद भी वही अर्थ निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो कौन शब्द है, वो रूढ़ शब्द है। आइए हम बात करते हैं यौगिक शब्द पर। अब आपके सामने हम एक शब्द रख रहे हैं, जो शब्द ये है, अगर हम कहें शब्द है शिवालय। क्या है, शिवालय हमारे पास शब्द है। इनको हम दो भागों में बांटेंगे। जब दो भागों में बांटेंगे इनको जो है, तो पहला भाग हमारा हो जाएगा शिव, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा आलय। ठीक, अब दोनों का अर्थ देखेंगे। शिव माने होते हैं एक भगवान है जिनको लोग शंकर कहते हैं, ठीक, जिनको महेश कहते हैं, जिनको महादेव कहते हैं। और आलय माने होता है घर,
अब आप समझ गए होंगे, शिवालय का मतलब होता है ऐसा घर जिसमें कौन रहते हैं, शिव जी रहते हैं। यानी शिव जी का जो घर होगा, शिव जी का जो मंदिर होगा, उसे कहेंगे हम शिवालय। और यहाँ शिव माने, शिव आलय माने घर। देखिए जो अर्थ इनका है वही अर्थ इनका भी है, यानी कहने का मतलब इनका भी अर्थ निकल गया और इनका भी अर्थ निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन शब्द है, ये यौगिक शब्द है। जैसे हमारे सामने अगर हम एक शब्द और रखें, ये शब्द हमारे सामने है रसोई घर। क्या शब्द हमारे है, रसोई घर है, ठीक। अब रसोई घर को हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहला भाग तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा रसोई, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा घर। अब रसोई घर का मतलब होता है कि ऐसा घर जहाँ पर खाना बनता है, जहाँ पकवान बनते हैं। तो अब रसोई का मतलब होता है, रसोई मतलब होता है कि ऐसा घर, ऐसा जगह जहाँ पर खाना बनता है। घर माने घर हो गया। जो अर्थ ये दे रहा है वही अर्थ ये भी दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा शब्द। अब देखेंगे पहले का भी अर्थ निकला, दूसरे का भी अर्थ निकल गया, और जहाँ दोनों का अर्थ निकलेगा और वही अर्थ निकलेगा जो हमारा शब्द होगा, तो हम कहेंगे कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द का मतलब होता है योग, यानी योग से बना हुआ शब्द। तो दो ऐसे शब्द हैं जिनको योग किया गया, जिनको जोड़ा गया, वही क्या बने हैं, यौगिक शब्द बने हैं। अब यौगिक शब्द का निर्माण कैसे कैसे होता है मित्रों, नोट कर लेंगे आप। जो है यौगिक शब्द का जो निर्माण होता है वो होता है उपसर्ग से। किससे, उपसर्ग से होता है। और किससे होता है, प्रत्यय से होता है, ठीक। और किससे होता है, समास से होता है। किससे होता है, समास से होता है। यानी इन लोगों के माध्यम से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे शब्द अगर हम कहें कि एक शब्द है संयोग, क्या है, संयोग है। अब देखेंगे यहाँ पर दो शब्द है, एक हमारा है सम, दूसरा क्या है, योग। अब दोनों का अर्थ निकल रहा है। एक शब्द हमारे पास है, जैसे अगर हम कहें अन्याय, शब्द क्या है, अन्याय शब्द है, ठीक। अन्याय आज जो हमारे सामने लगा हुआ है ये उपसर्ग हो गया, और ये हमारे सामने मूल शब्द क्या है, मूल शब्द हमारे सामने क्या है, वो है न्याय, वो न्याय है। और आ हमारे सामने क्या है, ये उपसर्ग है। इस तरह से जैसे शब्द हमारे सामने है सुंदरता। अब सुंदर शब्द हमारा मूल है और ता इसमें क्या लग गया है, प्रत्यय लग गया है। तो ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास से यौगिक शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग यौगिक शब्द का निर्माण करना जान गए होंगे। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं तीन में से पहला हमारा था रूढ़ शब्द, इसको आप बखूबी तरीके से समझ गए हैं। दूसरा हमारा है यौगिक शब्द, जो योग से बनता है, जो जोड़ से बनता है। और जोड़ कैसे होता है, वो चाहे उपसर्ग से होगा, चाहे प्रत्यय से होगा, चाहे समासिक शब्द से होगा। जो है उन दोनों शब्दों को, हम शब्दों को तोड़ेंगे और दोनों का अर्थ निकलेगा, वही अर्थ जो हमारा शब्द होता है उसे कहेंगे हम यौगिक शब्द। आइए अब हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। अब रूढ़ शब्द सामने है, जैसे हमने बताया था, इन शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे, ए और बी, और ए का अर्थ निकलेगा, बी का अर्थ निकलेगा। लेकिन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कोई हमारा तीसरा अर्थ देगा, उसे हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे शब्द हम लिखे आपके सामने पंकज, क्या, पंकज शब्द मैंने लिखा आपके सामने, और पंकज शब्द को हम दो भागों में बांटेंगे, ए और बी। अब यहाँ पर ए बी तो लिखेंगे नहीं हम, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इन शब्दों को हम तोड़ करके जो हमारे शब्द हैं अब हम उसको लिखेंगे। वो शब्द हमारा क्या होगा, इसे देखा हमारे सामने होगा पंक, और यहाँ पर क्या होगा, जा, यानी पंक प्लस जा। और पंक प्लस जा का क्या अर्थ निकलेगा, पंक माने क्या होता है, कीचड़ होता है। क्या होता है, पंक माने होता है कीचड़, और जा माने क्या होता है, जन्म लेना, जन्म लेना या उत्पन्न होना या पैदा होना। अब देखेंगे, अब कीचड़ में जन्म लेना, इसका तो शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ ना। क्या इस पंकज का अर्थ ये हो गया, नहीं। अब हम तीसरा अर्थ निकालेंगे, अर्थात यानी जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, कमल। अब देखेंगे, आप समझ पाए होंगे कि ये जो हमारा ए शब्द था, ये हमारा बी था, और ये हमारा कौन सा निकला है, ये हमारा सी निकल गया है। यानी पंकज का मतलब क्या होता है,
कमल, और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सी होगा यही शब्द का क्या होगा, पर्यायवाची होगी। क्या होगा, पर्यायवाची। देखिए पंकज का पर्यायवाची नहीं होता कमल, होता है। ठीक, जलज का पर्यायवाची नहीं होता कमल, होता है। जल माने होता पानी, जा माने जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है उसे कहते हैं जलज। अर्थात कमल की पर्यायवाची जलज, और जलज की पर्यायवाची कमल, पंकज की पर्यायवाची कमल, और कमल की पर्यायवाची पंकज। यानी हम कह सकते हैं अब कि ऐसे शब्द जिनको दो भागों में बांटा जाए और दोनों का अर्थ निकले, परंतु जब दोनों का अर्थ को हम जब जोड़ें तब कोई हमारा तीसरा अर्थ निकले, उन तीसरे अर्थ को ही हम पर्यायवाची के रूप में कहेंगे। जो हमारा मूल शब्द होगा तो वो हमारा क्या होता है, योगरूढ़ शब्द होता है। अगर हम कहें तो जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो हमारे सब बहुब्रीहि समास के सभी क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो यानी कह सकते हैं जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब योगरूढ़ हैं, और जितने भी योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं वो सब बहुब्रीहि हैं। तो ये सब शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो कि आपको समझने और किसी को समझाने में बहुत आसानी होगी। बाकी जितने भी इन तीनों शब्दों के उदाहरण हैं मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है PDF के रूप में इसको ऐड कर दिया है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, परीक्षा में आए गए प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। मेरा ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये मैंने एक सिस्टम बताया है, मैं एक नियम बताया है। अब आपके सामने हजारों उदाहरण होंगे ना, आप उसको दो भागों में बांट करके और उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई तुम रूढ़ हो या फिर यौगिक हो या तुम योगरूढ़ हो। अब उसकी औकात नहीं कि वो आपको परेशान कर सके, वो आपको फंसा सके, वो आपको परीक्षा में ना आए। चाहे जो शब्द परीक्षा में आएगा आप इस नियमों का पालन करते हुए उसको जवाब दे सकोगे, और 1 नंबर 2 नंबर का जो भी प्रश्न होगा उसे आप ले सकोगे, उसको लेने से आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो मैं आशा और भरोसा करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों तक इसको शेयर करेंगे, और जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलेंगे। जिससे फ़ायदा सिर्फ यही होगा कि जैसे ही वीडियो को मैं डालूंगा तुरंत आपके मोबाइल पर जो है एक ये समझ जाएगा, यानी एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप तुरंत जहाँ भी कहीं होंगे आराम से पढ़ सकेंगे। बाकी आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर बैठकर टाइम पास ना कीजिएगा। समय बहुत कीमती है, ये जो मौका मिला है आपको पढ़ने के लिए आप इसकी बखूबी तरीके से इसका फ़ायदा लीजिए। घरों में बैठकर इस YouTube चैनल के माध्यम से राज हिंद परिवार को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक दूसरे तक जो है इसको पहुंचाइए, शेयर करिए। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।